दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ये यूपी पीसीएस का पेपर ये 2013 में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो करेंगे। और ये जो पीसीएस का पेपर या आईएएस का जो पेपर होता है वो PYQ जो अदर स्टेट में, मतलब कि अगर यूपी का है तो बिहार में भी, या फिर उत्तराखंड, झारखंड, जहाँ भी क्वेश्चन होंगे, समान अध्ययन से क्वेश्चन होंगे वहाँ पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आसपास से ही क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो करना ज़रूरी है। इसको कर लेंगे। 2013 का ये पेपर है और अभी तक हम लोगों ने 4 साल का कम से कम कर लिया हूँ। अभी मेरा टारगेट है कि 12 से मतलब 14-15 साल का करवा दूं, ताकि एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए, मतलब फुल लेंथ। और ऐसे भी सेक्शन वाइज भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और केमिस्ट्री भी कराया गया है, तो वो सब भी कर सकते हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो सीयूकी के नाम से करते हैं। नहीं, सीयूकी नहीं, इंतु के नाम से। ठीक है, इंतु के नाम से। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो इंतु के नाम से करते हैं। बी आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख इंतु तथा थियान्तु नाम से किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो अलवार संत, इसमें तिरु ज्ञान जो था अलवार संत नहीं था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलवार संत तिरु ज्ञान जो था अलवार संत नहीं था। पोइगई ये अलवार संत था। पूरम ये भी था। तिरुमंगई ये भी था, लेकिन तिरु ज्ञान जो था अलवार संत नहीं था। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्र था। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो सीता से क्या तात्पर्य है मौर्य काल में? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय था। ठीक है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, उसी को सीता कहा जाता था। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय। सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी बार रिपीट हो जाता है ये सब शब्दावली से। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो दारुल सफ़ा जो था एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, दारुल सिफा या दारुल सफ़ा बोला जाता है, तो ये एक खैराती अस्पताल था। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो वो था इल्तुतमिश। ठीक है, चांदी का सिक्का टंका किसने जारी किया था? तो इल्तुतमिश ने जारी किया था। ए आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो इल्तुतमिश था। ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दास्ता का अंत, मैल्कम, ये नहीं है सुमेलित। ठीक है, पुनः जजिया लगाना फर्रुखसियर ने लगाया था पुनः जजिया। मसूलीपट्टनम पर अधिकार, तो फोर्ड ने। मसूलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड ने। और सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दास्ता का अंत मैल्कम ने नहीं। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, ध्यान रखेंगे। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो किस रूप में? तो शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिक्षक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो विलियम हॉकिंस था। ठीक है, विलियम
हॉकिंस था। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत? तो विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, पिट्रा डेला विला और एडवर्ड टेरी। तो ये विलियम हॉकिंस था, ध्यान रखेंगे। ये आंसर हो जाएगा। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में व्यापार की अनुमति ग्रहण करने के लिए आने वाला प्रथम ब्रिटिश राजदूत था। उसे ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम ने अकबर के नाम एक पत्र के साथ भारत भेजा था, परंतु जब वह भारत पहुंचा तो अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर भारत का बादशाह बन गया था। जहांगीर हॉकिंस से आगरा में मिला था और कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी। ठीक है, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस जो था उसको इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी। ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। विलियम फिंच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में एक अंग्रेज व्यापारी था। जहांगीर के शासन काल के समय विलियम फिंच ने विलियम हॉकिंस के साथ भारत की यात्रा की, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में आया। इसको इंग्लिश खान का उपाधि दिया गया था जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो किस आंदोलन के साथ जुड़ी थी? तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी थी। डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो लेडी कैथरीन मेयो, तो इनको क्या बोला जाता है? लेडी कैथरीन मेयो को मदर इंडिया, ठीक है, लेडी कैथरीन मेयो को मदर इंडिया बोला जाता है। और लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियरे जो हैं इनको क्या बोला जाता है? तो ये फ्रीडम एट मिडनाइट, ठीक है। लेडी कैथरीन मेयो मदर इंडिया, ठीक है, मदर इंडिया के लेखक होंगी लेडी कैथरीन मेयो मदर इंडिया के, और लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियरे फ्रीडम एट मिडनाइट, ठीक है, फ्रीडम एट मिडनाइट के। और राम मनोहर लोहिया किसके? तो राम मनोहर लोहिया जो थे गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के। राम मनोहर लोहिया क्या लिखे थे? तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। और जवाहरलाल नेहरू का कौन सा? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू का। ये तो आपको पता होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है पुस्तक? तो जवाहरलाल नेहरू का। और राम मनोहर लोहिया का क्या है? तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ए आंसर हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो ए आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेडी कैथरीन मेयो मदर इंडिया के, लेडी कैथरीन मेयो तो मदर इंडिया, और लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियरे तो फ्रीडम एट मिडनाइट के, राम मनोहर लोहिया तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के, और जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। बी आंसर हो जाएगा। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो किसने किया था? आसफ खां, खुर्रम, महाबत खां, खुसरो। तो खुर्रम, महाबत खां और खुसरो ने किया था, ठीक है। खुसरो, ये आसफ खां ने नहीं, खुर्रम, महाबत खां और खुसरो ने किसके? जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, ठीक है। खुर्रम, महाबत खां और खुसरो ने। तो 2, 3, 4 सही हो जाएगा। इसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। डी आंसर हो जाएगा। 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंटबेटन आधार बनी, तो माउंटबेटन क्या आधार बनी थी किसकी? तो देश के विभाजन का आधार बनी थी माउंटबेटन योजना, ठीक है। माउंटबेटन योजना आधार बनी थी किसका? तो देश के विभाजन का आधार बनी थी माउंटबेटन योजना। सी आंसर हो जाएगा। 22 मार्च
1947 को भारत के अंतिम वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, जिनका उद्देश्य यथाशीघ्र भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना था। लगभग 2 माह की बातचीत के उपरांत माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अतः 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत विभाजन की एक योजना तैयार की। अंततः 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया, जो भारत के विभाजन का आधार बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ये आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। ध्यान रखेंगे कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन 1940 का था उसका अध्यक्षता तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। रिपीट होता है तो ध्यान रखेंगे इसको। देखिए, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव में मिली थी। ठीक है, तो पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया गया था कब? तो लाहौर अधिवेशन 1940 में इसकी अध्यक्षता की थी किसने? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। तो चंपारण में जो तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, यही तिनकठिया पद्धति का तात्पर्य था। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था क्या? तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो कराची अधिवेशन 1931 में कहा था। ठीक है, कराची अधिवेशन 1931 में कहे थे कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो कराची अधिवेशन 1931 में कहा था। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो तिलक किसने कहा था? तो तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। तो किसने कहा था? वी चिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो ये थे सर टीबी सप्रू, सर तेज बहादुर सप्रू थे। CR दास, मोतीलाल नेहरू, MA जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना तो नहीं, सर टीबी सप्रू, सर तेज बहादुर सप्रू थे। ठीक है, जो आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे का उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो तेज बहादुर सप्रू थे। डी आंसर हो जाएगा। 1945 में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के आत्मसमर्पण के बाद उन पर सरकार के खिलाफ निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। सरकार के इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गए थे। कांग्रेस ने सिपाहियों के बचाव के लिए आज़ाद हिंद फौज राहत एवं जांच समिति का गठन किया। बचाव पक्ष के वकीलों में भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, KN काटजू, कैलाशनाथ काटजू तथा जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। बाद में सिपाहियों को क्षमा कर दिया गया था। ठीक है,
कौन कौन थे जो बचाव पक्ष के वकील थे ये आज़ाद हिंद फौज के लिए? भूलाबाई देसाई थे, सरतेज बहादुर सप्रू थे, कैलाश नाथ काटजू थे और जवाहरलाल नेहरू थे। ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार रिपीट हो जाता है। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो 28 माह तक चल जाता, 28 महीने चला था, ये आंसर हो जाएगा। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो 28 महीने चला था, ये आंसर हो जाएगा। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना के कौन संबंधित था? तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो बाल गंगाधर तिलक संबंधित थे। ठीक है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित थे? तो बाल गंगाधर तिलक संबंधित है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। काफ़ी बार रिपीट होता है। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 में हुई थी। ठीक है, 1861 में बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 में हुई थी, ये आंसर होगा। ध्यान रखेंगे इसको। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल का जो सचिवालय भवन है वो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय को कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर शंकरन नायर ने। ठीक है, सर शंकर नायर या शंकरन नायर बोला जाता है इनको। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से, तो वो थे सर शंकर नायर थे। ध्यान रखेंगे इसको, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है कौन? ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पेरू नाइट्रेट, पेरू में तांबा उत्पादन में द्वितीय स्थान में है पेरू में। ठीक है, पेरू में तांबा उत्पादन होता है, नाइट्रेट नहीं। बोलीविया में टीन, ब्राज़ील में लौह अयस्क और मैक्सिको में चांदी। लेकिन पेरू में क्या? तो पेरू में तांबा उत्पादन होता है। पेरू में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन, पेरू में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन पाया जाता है और पेरू में तांबा उत्पादन में द्वितीय स्थान है, तांबा में। ध्यान रखेंगे इसको। तो पेरू में नाइट्रेट नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, डी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोयला क्षेत्र और देश। ठीक है, तो डोनेट्स क्या है? तो यूक्रेन। डोनेट्स क्षेत्र के किस लिए प्रसिद्ध है? तो डोनेट्स क्षेत्र है, जो कोयला क्षेत्र है डोनेट्स, ये कहाँ है? कोयला क्षेत्र डोनेट्स कहाँ है? तो ये है यूक्रेन में। कोयला क्षेत्र जो डोनेट्स है ये है यूक्रेन में। ठीक है, और कुजनेट्स कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो कुजनेट्स जो है रूस में है कोयला क्षेत्र। और लंकाशायर कहाँ है? तो लंकाशायर जो है वो है यूनाइटेड किंगडम में, लंकाशायर। ठीक है, लंकाशायर कहाँ है? तो यूनाइटेड किंगडम में है। और सार जो है, सार है जर्मनी में। ठीक है, सार कहाँ है? तो जर्मनी में है। डी का पहला, ध्यान रखेंगे। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए, डोनेट्स कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो यूक्रेन में है। कुजनेट्स रूस में है। लंकाशायर यूनाइटेड किंगडम। और सार कहाँ है? तो जर्मनी में है। ठीक है, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो जापान का है। ठीक है,
किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है? तो जापान का है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया है, वह स्थान कहाँ है? तो जांगमऊ है। जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया है, वह स्थान कहाँ है? तो जांगमऊ है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्योग और केंद्र से संबंधित है, कौन सा उद्योग कहाँ पे है? तो एल्युमिनियम उद्योग कहाँ है? तो एल्युमिनियम उद्योग केंद्र जो है वो है जेके नगर में। एल्युमिनियम उद्योग केंद्र जो है वो है जेके नगर में। और तांबा उद्योग जो है वो मलाजखंड में है। तांबा उद्योग कहाँ है? तो तांबा उद्योग केंद्र जो है मलाजखंड में है। और जस्ता कहाँ है? तो जस्ता उद्योग जो है टुंडू में है। जस्ता उद्योग केंद्र जो है टुंडू में है। और जूट उद्योग केंद्र जो है भाटपाड़ा में है। ठीक है, जूट उद्योग केंद्र जो है भाटपाड़ा में है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का तीसरा, बी का पहला और सी का दूसरा और डी का चौथा, तो बी आंसर होगा। देखिए, एल्युमिनियम उद्योग जेके नगर में है, तांबा मलाजखंड में है, जस्ता टुंडू में है और जूट भाटपाड़ा में है। राम सेतु शुरू होता है कहाँ? तो राम सेतु एडम ब्रिज शुरू होता है कहाँ? धनुषकोडी से शुरू होता है, ए आंसर हो जाएगा। राम सेतु एडम्स ब्रिज शुरू होता है धनुषकोडी से, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आयोग ने विकल्प सी माना था, म्यांमार माना था। 2018 के दौरान भारत $7.4 बिलियन डॉलर कुल चावल निर्यात का 30.1% के उच्चतम मूल्य निर्यात के साथ विश्व में अव्वल रहा था। 2018 के दौरान भारत 7.4 बिलियन $7.4 के साथ के उच्चतम मूल्य निर्यात के साथ विश्व में अव्वल रहा था भारत। ठीक है, 2018 में। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यय से प्राप्त करता है? तो ये इसमें आयोग ने म्यांमार माना था, म्यांमार को माना था, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश कौन है? तो कहवा उत्पादन, विश्व के कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश है, तो प्रतिशत की दृष्टि से ब्राजील है। विश्व के कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश है ब्राजील, बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसका, काफी बार रिपीट हो जाता है। ब्राजील विश्व का सर्वाधिक कहवा उत्पादन करने वाला देश है। ब्राजील स्थित शहर साओ पाओलो में विश्व का सबसे बड़ी कहवा मंडी है। यहाँ लगाए जाने वाले कहवा के बगानों को फजेंडा कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। कहवा के बगानों को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। कहवा उत्पादन के प्रमुख कारकों में यहाँ की पोटास व लोहांश युक्त मिट्टी, तेरा रोसा, जलवायु, ढालू धरातल और सरकारी प्रोत्साहन शामिल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी और बांध, ठीक है, किस नदी पे कौन सा बांध स्थित है? तो कोलोराडो नदी पर कौन सा बांध है? तो कोलोराडो नदी पर हूबर बांध है। कोलोराडो नदी पर हूबर बांध है। और दामोदर नदी पर तो पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर है। और नील नदी पर कौन सा बांध है? तो नील नदी पर है आसवन बांध, नील नदी पर। ठीक है, नील नदी पर आसवन बांध है। और जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध है? तो जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है। ठीक है, जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है। तो हो जाएगा इनमें से ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कोलोराडो नदी पर कौन सा बांध है? तो कोलोराडो नदी पर हूवर बांध है, दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध है, नील नदी पर आसवन और जाम्बेजी नदी पर कैरीबा बांध है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम गलियारे शामिल हैं, गलियारे मिलते हैं कहाँ? तो झांसी में मिलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहाँ? तो झांसी में मिलते हैं। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणित मध्याह्न रेखा है? तो प्रमाणित मध्याह्न रेखा है इनमें से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये 82.5 डिग्री, ठीक है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वही प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है भारत में। 82.5 डिग्री पूर्वी मध्याह्न रेखा। डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नाथुला अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला आप लोग को पता है कि सिक्किम में है, तो यही गलत हो गया, यही सुमेलित नहीं है। नाथुला काफ़ी बार पूछा जाता है कि नाथुला जो दर्रा है कहाँ पे है? तो नाथुला जो है सिक्किम में है, यही सुमेलित नहीं है, तो ए आंसर हो जाएगा। लीपू लेक उत्तराखंड में है, लीपू लेक उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है और पाल घाट केरल में है, ठीक है। और नाथुला जो है सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो इनमें से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो कोच्चि और विशाखापट्टनम जो है वो प्राकृतिक बंदरगाह है। डी आंसर हो जाएगा। कोच्चि और विशाखापट्टनम जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। डी आंसर होगा, ठीक है। कोच्चि और विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह है। चेन्नई, तूतीकोरिन ये नहीं है प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से उकाई, पतरातू, पेंच, डाभोल, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो इनमें से मैच करने के लिए है, तो इसको सीधे सीधे मैच कर लेते हैं। उकाई परियोजना कहाँ है? तो उकाई जो है गुजरात में है, उकाई गुजरात में है। पतरातू कहाँ है? झारखंड में है। और पेंच कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। पेंच जो है मध्य प्रदेश, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। पेंच मध्य प्रदेश और डाभोल जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। डाभोल महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इनमें से भारत में उद्गम सतलज का नहीं है, ठीक है। सतलज जो है उधर तिब्बत वाले एरिया से आती है, ठीक है, चीन में तिब्बत वाले एरिया से आती है, तो ये इससे का मतलब सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कागज उद्योग स्थान कहाँ है? तो कागज उद्योग का स्थान जो है टीटागढ़ में है। कागज उद्योग का स्थान टीटागढ़। सीमेंट उद्योग कहाँ है? तो सीमेंट उद्योग जो है, सीमेंट उद्योग लखेरी में सीमेंट उद्योग। और लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है? तो लौह इस्पात उद्योग जो है